एक मल्टी नेशनल कंपनी में इंजीनियर होने की वजह से मुझे पंजाब के तकरीबन हर शहर में ड्यूटी करनी पड़ती है और उसके साथ साथ लाहौर के नज़दीकी शहर परमानेंट मेरी ज़िम्मेदारी में है, जिनमें मुरीद के भी शामिल है। मेरे फ़ोन की घंटी बजी, देखा तो मेरे दोस्त सादिक की कॉल थी। सादिक एक सिक्योरिटी कंपनी में जॉब करता है और मुख्तलिफ कंपनियों को सिक्योरिटी गार्ड फराहम करता है। इसकी कॉल अटेंड की तो कहने लगा, यार साहिर एक छोटा सा काम कर दे। मैंने कहा काम अगर होने वाला होगा तो ज़रूर कर दूंगा। वो कहने लगा, यार एक लड़की है, शबनम नाम है, मेरे एक जाने वाली फैमिली से है, यार उससे इंश्योरेंस करवा ले, इसका मंथली टारगेट पूरा हो जाएगा। मैंने कहा नहीं यार, इंश्योरेंस मुझे पसंद नहीं और मैं ऐसे चक्रों में भी नहीं पड़ता, सॉरी यार। लेकिन तुम बताओ कि तुम बिलावजा इतनी हमदर्दी क्यों कर रहे हो इस लड़की से? तो बोला, यार उसकी माँ बहुत ज़बरदस्त चीज़ है, इसे फंसाने के चक्कर में हो। मैंने कहा, क्या बात है, लड़की छोड़कर उसकी माँ के पीछे पड़े हो? वो बोला, यार तुम्हें तो पता है मुझे आंटियाँ ज़्यादा पसंद है और लड़कियों के नखरे मुझसे बर्दाश्त नहीं होते। फिर बोला, चल इतना कर दे कि 2-4 दिन इसे वादे पर रख के तुम इंश्योरेंस करवाओगे, बाद में न करवाना, सिर्फ एक हफ्ता इसको हैंडल कर ले। मैं बोला, ठीक है, तुम इसे मेरा नंबर दे दो, मैं डील कर लूँगा। इसकी कॉल बंद हुई तो कोई 3 घंटे बाद ही एक PTCL नंबर से कॉल आ गई। फ़ोन अटेंड किया तो लड़की की आवाज़ थी। मैंने कहा, जी फरमाएं, क्या खिदमत कर सकता हूँ आपकी? वो बोली, मुझे सादिक ने आपका नंबर दिया है और बताया है कि आपने इंश्योरेंस करवानी है। मैंने कहा, मैडम मुझे इंश्योरेंस करवानी तो नहीं, लेकिन सादिक ने पर्सनल रिक्वेस्ट की है कि इंश्योरेंस करवा लो। आप मुझे डिटेल बता दें, अगर मुझे आपकी ऑफ़र अच्छी लगी तो ज़रूर करवा लूँगा, लेकिन आप मुझे कॉल कल कर लें, अभी ड्राइव कर रहे हो। इसने कहा, ठीक है सर, मैं कल किस वक्त कॉल करूं? मैंने कहा, आप मुझे अपने नंबर दे दें या एक मैसेज कर दें, कल मैं जैसे ही फ्री होऊंगा कॉल कर लूँगा। और मुझे लाहौर में अपने ऑफिस की लोकेशन बता दें, मैं चक्कर भी लगा लूँगा। वो बोली, सर नंबर मैं आपको मैसेज कर देती हूँ, लेकिन मेरा ऑफिस लाहौर में नहीं, मुरीद के में है। मैंने कहा, कोई बात नहीं, मेरा मुरीद के चक्कर लगता रहता है। आप मुझे ऑफिस की लोकेशन मैसेज कर दें, मैं गुजरते हुए आपसे मिल लूँगा। ये कहकर मैंने इसे खुदा हाफिज कहा और फ़ोन बंद कर दिया। थोड़ी देर बाद इसने अपने मोबाइल नंबर से मुझे ऑफिस का एड्रेस मैसेज कर दिया। अगले 2 दिन मैंने जानबूझकर इसे कॉल नहीं की और चौथे दिन इसकी कॉल आ गई। मैंने इससे माजरत किया और कहा कि मैं बहुत मसरूफ़ था, इसलिए भूल गया। इसने कहा, सर प्लीज़ आप इंश्योरेंस करवा लें। तो मैंने कहा कि मेरी इंश्योरेंस पहले ही कंपनी की तरफ से हुई है, लेकिन फिर भी मैं आपके ऑफिस चक्कर लगा लूँगा और अगर अच्छा पैकेज हो तो ज़रूर करूँगा। मुझे इसकी आवाज़ अच्छी लगी थी और आवाज़ से अंदाज़ा होता था कि वो ज़्यादा से ज़्यादा 20-22 साल की होगी, इसलिए मेरी दिलचस्पी बढ़ रही थी। अब मैं सोच रहा था कि इसे किसी तरह उसके ऑफिस से बाहर मिलूँ, तब मिलूँ जब इसके ऑफिस में कोई ना हो, क्योंकि ऑफिस में तो और लोग भी होंगे और मैं खिलकर बात नहीं कर सकूँगा। अगले दिन जुमेरात थी और मुझे कुछ ज़रूरी काम से सादिक से मिलना पड़ गया। मैंने सादिक को कहा कि यार मैं लड़की को दोस्ती करने लगा हूँ, अगर तुम्हें एतराज़ ना हो तो। वो बोला, मुझे भला क्या एतराज़ होगा, अब बेशक इससे दोस्ती कर लो। अगले दिन मैं प्रोग्राम बना चुका था कि मुझे शबनम को कैसे डील करना है। चुनांचे मैंने इसे कॉल की और कहा कि इतवार को मैं मुरीद के आ रहा हूँ एक काम के लिए, मुझे मालूम है कि आपको छठी होगी, लेकिन फिर भी अगर आप मुझे किसी कैफ़े या रेस्टोरेंट में मिलकर तफसील बता दें तो मैं कुछ सोचूं, वरना मैं इतना बिजी हूं कि हो सकता है इसके बाद काफ़ी दिन में मुरीद के ना आ सकूं। इसने कहा, सर इस तरह शायद मैं ना मिल सकूंगी, क्योंकि इतवार को घर के काफ़ी काम होते हैं और शायद अम्मा भी ना जाने दें। मैंने कहा, कोई बात नहीं, आप सोच लें, अगर इरादा बन जाए तो मुझे कॉल कर जीगा। इसने ओके के कर फ़ोन बंद कर दिया। मुझे काफ़ी उम्मीद थी कि वो इतवार को मिलने आ जाएगी। जुमा इसकी कॉल नहीं आई, लेकिन हफ्ते को आ गई। इसने मुझे बताया कि इसने अम्मा से कोई बहाना करके आना है, तो आप प्लीज़ ई जाइएगा। मैंने कहा, ठीक है, आप मुझे जगह और टाइम बता दें, कहाँ मिलेंगी, मैं पहुंच जाऊंगा। इसने मुझे एक स्टॉप का नाम बताया और कहा कि मैं वहां से इसे पिक कर लूं और गाड़ी में है आपको समझा दूंगी, क्योंकि मुरीद के में कोई भी ऐसा अच्छा होटल नहीं जहां हम बैठकर बात कर सकें। मैंने इसे कहा कि शायदर्रा से मुरीद के जाते हुए मुरीद के से पहले एक होटल है, वहां हम बैठकर बात कर लेंगे। इसने ओके कर दिया तो मैंने कॉल बंद की।
इतवार को 2 बजे दोपहर मैंने शबनम को मुकर्ररा स्टॉप से पिक किया। मेरी तवक्को के हिसाब से खूबसूरत लड़की थी, कद 4 साल 4 फुट की थी, लेकिन आवाज़ बहुत कमाल की थी। इसे पिक करके इस होटल में आ गए जिसके बारे में इसे बताया था। होटल में इसे मैंने अपनी फैमिली और बच्चों की तफसील बताई तो इसने मुझे कुछ पैकेज बताए। इस दौरान मैंने इसके मना करने के बावजूद खाने का ऑर्डर कर दिया। खाना खाने के बाद मैं अपने मतलब की बात पर आ गया। मैंने इससे कहा कि मिस शबनम, सच्ची बात है कि मुझे उनमें से कोई पैकेज पसंद नहीं आया और ना ही मैं इंश्योरेंस लेने के मोड में हूँ। आपकी आवाज़ मुझे बहुत अच्छी लगी थी तो दिल में ख्वाहिश थी कि आपके साथ खाना खाऊं और थोड़ी गुपशप कर लूं। मैं मुइज़्ज़त चाहूँगा कि मैंने आपसे झूठ बोला। मेरा आज मुरीद के में कोई काम नहीं था, सिर्फ आपके लिए आया हूं। मुझे पता है आप एक अच्छी लड़की हो और शायद अगर मैं डायरेक्ट आपको लंच की ऑफर करता तो आप न मानती, इसलिए झूठ बोला। इसने मेरी तरफ देखा और बोली, सर आपको झूठ नहीं बोलना चाहिए था। मैंने इससे एक दफ़ा फिर मुआफ़ी मांगी और उससे कहा कि मैं एक शादीशुदा आदमी हूँ, लेकिन आपकी आवाज़ ने पता नहीं किया जादू किया है कि मैं आपसे दोस्ती करना चाहता हूँ। इसने कहा, सर आप शादीशुदा हैं और मैं आपसे दोस्ती नहीं कर सकती। मैंने इसे कहा कि मैं इसे कभी धोखा नहीं दूंगा और अपनी दोस्ती निभाऊंगा, प्लीज़ वो मान जाए। इसने मुझे मना कर दिया। मैंने इसे कहा कि वो आराम से सोच ले फिर मुझे बता दे। मैं अब इसे कॉल नहीं करूंगा, अगर उसका दिल मान जाए तो वो मुझे कॉल कर सकती है। इसने कहा, सर ये नहीं हो सकता। तब मैंने इसे वापस ड्रॉप किया और घर आ गया। शबनम एक आम सी लड़की थी, बहुत ज्यादा खूबसूरत तो नहीं, बस 2 खूबियां थीं। इसमें एक आवाज़ बहुत अच्छी थी, दूसरी 21 साल की जवान लड़की थी और मेरे लिए इतना ही काफ़ी था। इसके बाद मैंने इसे कॉल नहीं की और ना ही 4-5 दिन इसकी कॉल आई। फिर एक दिन इसके नंबर से मुझे मिस कॉल आई। मैंने कॉल बैक की तो बोली गलती से डायल हो गया है। मैंने भी ओके के कर कॉल काट दी। रात को इसकी फिर मिस कॉल आ गई, लेकिन अपनी बेगम के पास होने की वजह से इसे कॉल ना कर सका। मुझे अंदाज़ा हो गया था कि वो मान गई है, लेकिन कहने की हिम्मत नहीं हो रही, इसलिए सुबह इसे कॉल की तो फिर बोली, सर वो गलती से डायल हो गया था। मैंने इसे कहा, शबनम मुझे पता है कि तुम्हारा दिल मान गया है, पर तुम अपनी ज़ुबान से कहना नहीं चाहती, लेकिन प्लीज़ इकरार कर लो ताकि मुझे भी करार आ जाए। इसने कहा, सर आप मुझे धोखा तो नहीं देंगे। मैंने कहा, शबनम अगर तुम्हें धोखा देना होता तो अपनी फैमिली के बारे में कभी ना बताता। तुम मुझे अच्छी लगी हो और एक बात पहले बता देना चाहता हूँ कि मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता, इसलिए कभी ऐसा सोचना भी नहीं। अलबत्ता एक अच्छे दोस्त की हस्त से कभी धोखा नहीं दूंगा। तो वो बोली, क्या हम सिर्फ दोस्त होंगे? मैंने कहा, अगर तुम सिर्फ दोस्त बनना चाहती हो तो मुझे कोई मसला नहीं, लेकिन मैं दोस्त से ज्यादा चाहता हूँ, लेकिन जब तक तुम दिल्ली तौर पर खुद से नहीं मिसनोगी मैं दोस्ती की हद से आगे नहीं जाऊंगा। इस बोला, ठीक है हम सिर्फ बात किया करेंगे, आपको क्या हसरत दीनी है ये मैं बाद में सोचूंगी। इस तरह हमारी मोबाइल पर बात शुरू हुई और काफ़ी दिनों तक चलती रही। फिर एक दिन इसने मुझे बताया कि कल 4 जनवरी को इसकी बर्थडे है। मैंने इसे कहा कि कल हम लंच साथ में करेंगे और तुम्हारी बर्थडे मनाएंगे। वो बोली कल मैं ड्यूटी पर होंगी, इसलिए दोपहर को मुश्किल है और शाम को अम्मा ने घर में मेरे लिए स्पेशल खाना बनाना है, इस वजह से बहुत मुश्किल है। मैंने इसे कहा कि तुम ऑफिस से छुट्टी कर लो और अम्मा से कहना कि ऑफिस मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर जाना है। इस तरह दोनों अतराफ मतमियन हो जाएंगे। वो हंस कर बोली, आपका दिमाग बहुत चलता है। अगले दिन मैंने इसे मुरीद के से पिक किया। मेरे साथ मेरा ड्राइवर शकील भी था। शबनम को लेकर मैं लाहौर रेस्टोरेंट आ गया, जहां मैंने पहले ही खाने के लिए सीट रिजर्वर करवाई हुई थी और केक का ऑर्डर भी किया हुआ था। हमने केक काटा और खाना खाया, बचाया हुआ खाना और केक मैंने शकील के लिए पैक करवा लिया। इसके बाद हम एक मॉल में गई जहां से मैंने शबनम के लिए गिफ्ट खरीदा। इस दौरान मैंने शबनम के साथ कोई ऐसी बात नहीं की जिससे इस लगे कि मैं इसमें दिलचस्पी ले रहा हूं, बल्कि मैंने इसे छुआ तक नहीं। इसके बाद शाम को इसे घर ड्रॉप किया और मैं वापस लाहौर के लिए निकल पड़ा। रास्ते में ही उसकी कॉल आ गई। वो बहुत खुश थी, कहने लगी, साहिर मैं सुबह बहुत कन्फ्यूज थी कि पता नहीं आपके साथ जाऊँ या नहीं, आप कैसा रवैया रखोगे, लेकिन आपने मेरा एतमाद बढ़ा दिया। आपने मुझे छूने तक की कोशिश नहीं की, हालांकि मैंने जब कभी किसी के साथ फ्री होकर बात की इसने मुझे छूने की कोशिश की। आपने आज अपने मुझे जीत लिया। मैंने कहा, शबनम मैंने तुम्हें पहले दिन कहा था कि मैं तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें हाथ तक न लगूंगा, फिर ये कैसे हो सकता है कि मैं अपना वदा तोड़ देता।
वो बोली, साहिर अब बहुत अच्छे हो, आज आपने मुझे जीत लिया है। फिर इस तरह बात करते हुए मैं घर के नज़दीक पहुंच गया तो इसे खुदा हाफिज के कर फ़ोन बंद कर दिया। शकील मेरी तरफ देखकर मुस्करा रहा था, फिर बोला, बास लगता है कि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। मैं इसे देखकर मुस्करा दिया। अब मुझे दूसरे राह में खेलना था और वो था कि शबनम को राज़ी कैसे किया जाए। काफ़ी सोचने के बाद मेरा दिमाग एक मंसूबा बना चुका था, अब इस पर अमल करना था, लेकिन बहुत प्लानिंग के साथ। शबनम से रोज़ाना बात होती रहती थी, अब वो काफ़ी फ्रैंक हो चुकी थी और मैं मजाक मजाक में इसे अपने इज़दिवाजी किस्से सुना देता ताकि इसका माइंड बन जाए, और मेरा प्लान काम भी कर रहा था। 10 दिन बाद एक दिन शबनम ने मुझे काफ़ी कॉल्स की, लेकिन मैंने ना तो इसकी कॉल अटेंड की और ना ही उसके मैसेजेस का जवाब दिया। अगले दिन मैंने इसे कॉल की तो वो मुझसे लड़ना शुरू हो गई कि मैं कॉल बेशक अटेंड ना करता, कम अज़ कम मैसेज ही कर देता। तो मैंने इसे कहा कि यार, मुझे बिल्कुल याद नहीं था कि कल मेरी बर्थडे थी और मैंने बच्चों से वादा किया था कि अपनी बर्थडे पर उन्हें दादी के घर लेकर जावेगा। चनाचा सुबह जब उठा तो वो मेरे लिए सरप्राइज लिए खड़े थे और मजबूरना मुझे उनके साथ चकवाल अपनी अम्मा के घर जाना पड़ा। और एक तो वहां सिग्नल नहीं आते, दूसरा बेगम सारा दिन साथ थी, इसलिए रिप्लाई नहीं कर सका। वो चौंक कर बोली कि आपकी बर्थडे थी और आपने मुझे बताया तक नहीं। मैंने कहा, यार मुझे खुद याद नहीं था तो तुम्हें क्या बताता। वो बोली, अब आपको इसकी सज़ा मिले। मैंने कहा, वो क्या? तो बोली, अब कल लंच मेरे साथ मेरी तरफ से करेंगे। मैंने कहा, अच्छा जी, तो फिर मुझे गिफ्ट क्या मिलेगा? वो बोली, क्या गिफ्ट चाहिए? अब मेरे साथ चलें, जो कहेंगे खरीद लेंगे। मैंने कहा, ने शबनम, अगर गिफ्ट देना है तो मुझे वो दो जो चीज़ मैंने जीती है बाजार से, तो मैं खुद भी खरीद सकता हूँ। वो परेशान होकर बोली, जनाब वो क्या चीज़ है? तो मैंने कहा, तुमने खुद ही कहा था कि मैंने तुम्हें जीत लिया है, तो अब तुम मेरी हुई ना। वो हंस कर बोली, अच्छा जी, बड़ी याददाश्त तेज़ है। मैंने कहा, जी जनाब। वो बोली, तो जनाब मैं तो तैयार हूँ, लेकिन आपने खुद ही कहा था कि आप दूसरी शादी नहीं कर सकते। मैंने कहा, जनाब शादी नहीं कर सकता, लेकिन प्यार तो कर सकता हूँ ना, अगर कोई हम पर एतबार करे तो। वो बोली, एतबार तो इतना है कि आप हुक्म करें तो अभी सब कुछ छोड़कर आ जाऊं। मैंने कहा कि नहीं, मुझे ऐसा कोई शौक नहीं कि तुम मेरी खातिर अपने माँ बाप को छोड़कर मेरे लिए आ जाओ। मेरे लिए इतना ही काफ़ी है कि तुम मुझे खुद को प्यार करने दो। मैंने कहा, जी मुझे फेस टू फेस मुलाकात करनी है, अगर तुम्हारा दिल माने तो ये मेरी बर्थडे का गिफ्ट होगा, वरना मुझे कोई गिफ्ट नहीं चाहिए। वो बोली, यार ये कैसे हो सकता है? आप मेरे घर ने आ सकते, मैं आपके घर ने जा सकती, फिर कैसे मुलाकात होगी? मैंने कहा, हम किसी होटल आराम ले लेते हैं। तो वो बोली, नहीं होटल नहीं, मुझे एवेटलों से बहुत डर लगता है। मैंने कहा, ओके, तुम मेरा गिफ्ट तैयार रखो और कल रेडी रहना, मैं तुम्हें पिक कर लूँगा। ये कहकर फ़ोन बंद हो गया। अब मैं सोच रहा था कि अब क्या करूं, होटल में वो राज़ी नहीं और घर उसको ला नहीं सकता। तब मैंने सादिक को कॉल की और सारी सूरत हाल बताकर मशवरा मांगा। तो वो बोला, साहिर यार ये तो कोई मसला नहीं। एक बंदा शायदर्रा में मेरे पास इसे के देता हूँ, वो घर खाली करवा देगा। इसे 500 दे देना, वो बच्चों को लेकर कहीं पार्क में चला जाएगा। क्या बात है, सादिक तो ने तो सारा मसला ही हल कर दिया। इस रात मैंने बेगम को काम का बहाना बनाकर सादिक के घर रुक गया और घर में इससे बात नहीं हो सकती थी, और हमारी मैसेज पर बात शुरू हो गई, और ये भी कह दिया कि अगर तुम्हारा दिल नहीं मानता तो मुझे बेशक मना कर दो, मैं नाराज़ नहीं होऊंगा। वो बोली, नहीं, आप बस इतना वादा करें कि सिर्फ प्यार करेंगे। मैंने कहा, वादा कि अगर तुम्हारी मर्जी के बगैर तुम्हें टच तक नहीं करूंगा। फिर मैंने इसे कहा कि ओके, अब मैं मैसेज नहीं करूंगा। तो वो बोली, इतनी जल्दी? मैंने कहा, हाँ यार, तैयारी करनी ही, सुबह मुझे गिफ्ट मिलना है। अगले दिन मैंने शकील को ड्यूटी से छुट्टी दी और गाड़ी खुद ही ड्राइव करके मुरीद के गया। शबनम सड़क पर खड़ी थी और उसके साथ उसकी माँ भी थी। इसकी माँ इसे छोड़ने आई थी। इसने अपनी माँ से मुझे अपना बास के कर तारुफ करवाया और माँ को बताया कि इसे मीटिंग के लिए बास के साथ लाहौर हेड ऑफिस जाना है। शबनम को पिक करके मैं शायदर्रा आ गया। सादिक मुझे शायदर्रा मोड़ पर मिल गया। इसने मुझे घर की चाबियां दी और एड्रेस समझाया। सादिक को देखकर शबनम ने पूछा, इसे पता है ये सब? मैंने कहा, हाँ, वो मेरा दोस्त है और उससे मैं कुछ न छुपाता और ना वो कुछ छुपाता है। वो मेरी बात सुनकर मतमुईन हो गई।
सादिक ने घर का एड्रेस बड़ी अच्छी तरह समझा दिया था। चनाचा मैंने गाड़ी सीधी घर काफ आगे खड़ी की। घर किया था एक छोटा सा क्वार्टर था जिसमें फ्रंट पर सहन फिर बिरामदे और पीछे एक कमरा था। बिरामदे में ही एक तरफ बाथ बनाया हुआ था और बिरामदे के आगे पुराने से पर्दे लटक रही थे। कमरे में एक पुराना सा सोफा था और एक पुराना सा डबल बेड था। बेड के साथ एक जस्ती पैटी पड़ी हुई थी। शबनम अंदर आकर सोफे पर बैठ गई। मैं उसके सामने खड़ा हुआ और बोला, जनाब पहले मुझे बर्थडे तो विश कर दें फिर बैठ जाना। वो बोली, कैसे विश करूं? विश सीने लगाकर वो शर्मा रही थी। मैंने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो इसने मुझे सलाम देने वाले स्टाइल में हाथ मिलाया। मेरी एक बड़ी बहन है सदिया, इसकी शादी कराची में हुई थी। मैं 9 क्लास में पढ़ती थी पर कद काठ किसी 18 साल की लड़की जितना था। कुदरत ने हसन दिल खोल कर दिया था। मुझे अबू जतनी के नाम से पुकारते थे। मेरे हमसाये में अबू के दोस्त रियाज रहते थे जिनके पास मैं ट्यूशन पढ़ती थी। वो अकेले रहते थे, इनकी बीवी फौत हो चुकी थी। वो एक गवर्नमेंट टीचर थे। वो 1 जून की सख्त दोपहर थी। वैसे मैं शाम को जाती थी पढ़ने पर पेपर सर पर थे और मुझे तैयारी करनी थी तो मैं स्कूल से आकर खाना खाकर चल पड़ी ट्यूशन पढ़ने। रियाज साहब के घर की बैल बिजाई, काफी देर तक कोई नहीं निकला। मैं वापस जाने के लिए मुड़ ही रही थी तो दरवाज़ा खिलने की आवाज़ आई। सर रियाज ने दरवाज़ा खोला। सर की आंखें सुर्ख हो रही थीं। सर शायद नींद से उठकर आए थे। मुझे शर्मिंदगी हुई। मैंने सर को नींद से उठा दिया। मैंने कहा, सर आप आराम करें, मैं शाम को आ जाऊंगी। सर बोले, नहीं कोई बात नहीं, अंदर आ जाओ। मैं अंदर आ गई। सर मुंह हाथ धोने वॉशरूम में चले गए। मैं अंदर आकर बैठ गई और किताबें खोल ली। थोड़ी देर बाद सर भी आकर बैठ गए। सर की उम्र तकरीबन 45 साल के लगभग थी। सर का रंग काला था और सर का रोब ऐसा था कि महल्ले के छोटे बड़े सब सर से डरते थे। सर जब डांटती थे मैं खुद डर जाती थी, हालांकि आज तक सर ने मारा नहीं था। मैंने सर उठाकर देखा तो सर ऊँघ रहे थे। मैंने दिल में सोचा, सर मेरी वजह से डिस्टर्ब हो रहे हैं। मेरी इतनी हिम्मत नहीं हो रही थी कि सर को जग्गा सिक्कों में फिर से किताबों में मगन हो गई थी। एक सवाल समझ नहीं आ रहा था। मैंने सोचा सर से पूछती हूँ, पर सर नींद में थे तो मैं वहां से जल्दी घर आ गई और अपने कमरे में चली गई और जाकर लेट गई। मेरी आंख लग गई। शाम को अब्बू की बाइक की आवाज़ सुनकर मेरी आंख खिल गई। जब से होश संभाला था मेरी आदत थी कि जैसे अब्बू घर आते मैं सबसे पहले इनको मलती थी और उनसे सामान पकड़ कर रखती थी। वो रोज़ मेरे लिए बाजार से कुछ खाने के लिए लाते थे। इस दिन मुझे सामने ना पाकर परेशान हो गए थे। अम्मा से पूछा, फौजिया पत्तर कहाँ है? अम्मा ने कहा, इसकी तबीयत ठीक नहीं है। अबू ने जल्दी से सामान जमीन पर रखा और मेरे कमरे की तरफ चल दिए। कमरे में अबू दाखिल हुए और कहा, क्या हुआ है मेरी जटनी को? अबू ने मेरे माथे को छू कर देखा। बे-इख्तियार मेरी आंखों में आंसू आ गए। मुझे रोता देखकर अबू परेशान हो गए और कहा, रोती क्यों है पगली? चल डॉक्टर को देखा आते हैं। अम्मा ने कहा, नहीं अब ठीक है, मैंने इसको गोलियां दे दी थीं, बुखार उतर गया है। इसने दरअसल इम्तिहानात की कुछ ज़्यादा ही टेंशन ले ली है। अबू ने कहा, चुल्लू ठीक है, तुम आराम करो। अबू के जाने के बाद पता नहीं कब आंख लगी गई। सुबह 9 बजे दोबारा आंख खिली तो अबू जा चुके थे। मैं उठी और फ्रेश होकर आई तो अम्मा ने नाश्ता लगा दिया था। हम दोनों ने मिलकर नाश्ता किया पर हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई थी। मैंने खामोशी से नाश्ता किया, वरना मैं पूरे घर में सबसे ज्यादा हंसमुख मशहूर थी। अम्मा ने कहा, मैं जरा बाजार तक जा रही हूँ, कुंडी लगा लेना। अगले दिन मैं स्कूल गई। मेरी स्कूल में एक ही दोस्त थी जिसका नाम मारिया था। स्कूल में इसकी रिपोर्टेशन कुछ अच्छी नहीं थी। इसके बारे में बहुत से किस्से मशहूर थे। इसका काफी लड़कों के साथ नाम जोड़ा जाता था पर मैंने कभी इससे इस बारे में बात नहीं की थी। मैं जैसे स्कूल में दाखिल हुई तो सामने से मारिया को आते देखा। मारिया ने कहा, कहाँ गुम हो हफ्ते से? मैंने कहा, यार मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। मारिया बोली, यार आज खुदा से कुछ और मांगती तो वो भी मिल जाता। शुक्र है तुम आज आ गई, मुझे तुमसे एक काम है। मैंने पूछा, क्या काम है? मारिया बोली, यार स्कूल से वापसी पर मैंने काम से जाना है। अगर मेरी अम्मा का फोन आए तो तुम कहना मारिया मेरे साथ है। मैंने कहाँ जाना है जो अम्मा से छुपा रही हो? मारिया बोली, पागल डेट पर जाना है, अब क्या अम्मा को बता कर जाऊं? मैं बोली, यार तुम कब सुधरोगी? मारिया ने मुझे जेब डालकर आंख मार कर कहा, यार जिंदगी का मजा जितना ले सकती हो लूट लो, कल होना हो। मैंने हामी भर ली। हम दोनों हंसते हुए क्लास में दाखिल हो गए।
आधी छटी हुई तो हम दोनों जाकर ला में बैठ गए। वो हमारी पसंदीदा जगह थी, वहाँ दरख्त लगे हुए थे जिनकी ठंडी हुआ हम दोनों को बहुत पसंद थी। मुझे कुछ नोटिस उतारने थे क्योंकि मैं एक हफ्ते से स्कूल नहीं आई थी तो काफ़ी काम जमा हो गया था। अगले हफ्ते पेपर थे। ला में बैठकर मैंने मारिया को कहा, जाओ कुछ खाने को ले आओ। मारिया जाने लगी तो मैंने कहा, अपना मोबाइल देना, मुझे नोटिस उतारने हैं, क्योंकि हमारी टीचर्स ने एक व्हाट्सएप ग्रुप बना रखा था जिसमें सारे नोटिस मिल जाते थे। मैं अपना मोबाइल नहीं लाती थी स्कूल क्योंकि मैडम मना करती थी मोबाइल लाने को। मुझे पता था मारिया स्कूल में मोबाइल लाती थी चोरी छुपे। मारिया थोड़ा हिचकिचा, फिर मोबाइल का पासवर्ड खोलकर व्हाट्सएप चलाकर मुझे दे दिया, खुद कैंटीन की तरफ चल दी। मैं मोबाइल में अभी नोटिस पढ़ ही रही थी तो एक मैसेज आ गया। मेरी आदत नहीं थी मारिया के मैसेज पढ़ने की, पर जैसे मेरा ध्यान मैसेज भेजने वाले के नाम पर पड़ा तो बेइख्तियार मैसेज खोल लिया। क्योंकि वो मैसेज मेरे नाम से आया था। मैंने जब मैसेज खोला तब पता चला मारिया ने मेरे नाम से किसी लड़के का नंबर सेव किया हुआ था ताकि कभी इसकी कॉल आए तो इसकी अम्मा को शक न पड़ जाए। मैं बेख्याली में ऊपर स्क्रॉल किया तो तस्वीर देखकर मैं बुरी तरह चौंक गई। मारिया ने इस लड़के को अपनी कुछ तस्वीर भेजी थी। मैंने सामने से मारिया को आते देखा तो जल्दी से मोबाइल लॉक कर दिया। मारिया समोसे लेकर आई थी। मेरी उड़ी हुई रंगत देखकर उसको कुछ शक पड़ गया। इसने जैसे ही मोबाइल को ओपन किया तो सामने वही मैसेजेस खिल गए, क्योंकि मैंने घबराहट में व्हाट्सएप को बंद करना भूल गई थी। मैं सर झुकाकर बैठी थी, हम दोनों के बीच कोई बात नहीं हुई। काफी देर आखिरकार मारिया ने खामोशी का पर्दा चाक किया। मारिया बोली, तुमने मेरे मैसेजेस पढ़ लिए हैं, कोई बात नहीं, हम दोस्त हैं, हम दोनों के बीच कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। मैं बोली, तुमने अपनी ऐसी तस्वीर क्यों उसको भेजी है? मारिया बोली, यार ये सब चलता है। मैं बोली, तुम शादी से पहले इस अनजान लड़के के साथ बात करना चाह रही हो? फिर मारिया बोली, तुम किसी लड़के से बात नहीं करती। फिर मैंने दिल ही दिल में खुद को कोसते हुए कहा, चुल्लू क्लास का टाइम हो गया है। वो मेरे पीछे पड़ गई। मैंने कहा, अच्छा कल बताऊंगी। मैंने दिल में सोचा कल तक इसके जहन से बात निकल जाएगी। हम क्लास में चले गए। छठी के बाद मैं स्कूल से निकली तो मारिया मेरे पीछे चल पड़ी। मैंने कहा, तुम्हारा घर इस साइड तो नहीं है? तो कहने लगी, मैं कुछ दूर तुम्हारी साथ चलूंगी। जब कुछ लड़कियों का रश कम हो जाएगा तो मैं अपने फ्रेंड की गाड़ी में बैठ जाऊंगी जो कुछ फासले पर खड़ी है। इसने हाथ के इशारे से मुझे ब्लैक कलर की गाड़ी दिखाई। मैं खामोशी से चल पड़ी। थोड़ी दूर चलने के बाद जब काफी रश कम हो गया तो मारिया ने फोन पर अपने फ्रेंड को कहा, गाड़ी ले आओ। गाड़ी हमारे नजदीक आकर रुकी। मारिया दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गई। मारिया बोली, आओ तुमको घर छोड़ देते हैं। मैं बोली, नहीं, मैं चली जाऊंगी पैदल। मारिया बोली, अच्छा चुल्लू, जैसे तुम्हारी मर्जी। मारिया ने दरवाजा बंद कर दिया और गाड़ी चल पड़ी और मैं सोचों में गुम घर की तरफ चल पड़ी। घर पहुंची तो पता लगा गांव से मेरा कजिन अरशद आया हुआ था। अरशद मेरे चाचा का लड़का था, वो फर्स्ट ईयर में पढ़ता था। उसको देखकर मैं बहुत खुश हुई क्योंकि मेरी इसके साथ बहुत जमती थी। मैंने इसको सलाम किया। अरशद बोला, लगता है आजकल बहुत जोर से पढ़ाई जारी है। मैं बोली, जी अरशद भाई, पेपर जो सर पर आ गए हैं। अरशद बोला, अच्छा जी, इसका मतलब है लूडो अब हम पेपर्स के बाद खेल सकेंगे। असल में हम दोनों की शर्तें लगा करती थीं। लूडो में कई बार हम लड़ पड़ते थे। मैं बोली, नहीं, ऐसी बातें नहीं है, हम लूडो आज ही खेलेंगे। अरशद बोला, इसका मतलब है तुमने तैयारी खूब कर ली है। हम दोनों की नोक झोंक देखकर अम्मा हंस पड़ी। अम्मा ने कहा, अरशद बेटे को खाना तो खाने दो, ना हाल ना हवाल। बस आते ही लूडो की पड़ गई। हम दोनों हंस पड़े। मैंने कमरे में आकर यूनिफॉर्म तब्दील किया और अपने मोबाइल को उठा लिया। अभी मोबाइल में मैसेजेस पढ़ ही रही थी कि मारिया की अम्मा की कॉल आ गई। मैंने उनको झूठ बोल दिया कि मारिया मेरे साथ है, हम पेपर्स की तैयारी कर रही है। जैसे ही इनका फोन बंद हुआ मैंने मारिया को मैसेज कर दिया कि तुम जितना जल्दी हो सके घर पहुंच जाओ। मुझे परेशानी रही कि दोबारा मारिया की अम्मा का फोन न आ जाए, पर ऐसा कुछ ना हुआ। सुबह उठकर तैयार होकर स्कूल के लिए रवाना हो गई। स्कूल पहुंचकर मेरी इंटर मारिया को ढूंढ रही थी। क्लास में जैसे दाखिल हुई मारिया को सामने देखकर सुकून का सांस लिया। आधी छूटी जैसे हुई हम दोनों अपनी पसंदीदा जगह की तरफ चल दिए। ला में बैठकर मेरा पहला सवाल ये था मारिया से, ये था, तुम्हारी अम्मा को शक तो नहीं पड़ा?
मारिया बोली, नहीं, उनको ज़रा भी शक नहीं पड़ा। इसको छोड़ो, तुम बताओ अपनी स्टोरी, किससे बात करती हो? मैं बोली, छोड़ो, ऐसी कोई बात नहीं। हम काफ़ी देर तक बातें करते रहे, इतने में बेल बज गई। मैंने मारिया को कहा, बातों में हमने कुछ खाया भी नहीं। हम क्लास में चली गई। छठी के बाद मैं घर पहुंची तो अम्मा को परेशानी में घर से निकलते देखा। मुझे देखकर बोली, शुक्र है तुम आ गई। जुबैदा के बेटे को चोट लग गई है, मैं इसके साथ जा रही हूं, तुम घर का ख्याल रखना। अरशद आए तो उसको खाना बना कर दे देना। जुबैदा हमारे मोहल्ले में रहती थी। इसका एक ही बेटा था जो बहुत शरारती था। अभी स्कूल जाना शुरू किया था, 5 साल का था, पर शरारतों में पूरे मोहल्ले में मशहूर था। अम्मा के जाने के बाद मैंने यूनिफॉर्म बदला और लेटकर मारिया की बातों के बारे में सोचना शुरू कर दिया। अभी 1-2 मिनट गुजरे थे कि दरवाज़ा बजने की आवाज़ आई। मैं जल्दी से उठकर दरवाजे की तरफ पड़ी। दरवाज़ा खोला तो सामने अरशद खड़ा था। मैं साइड पर हो गई। अरशद अंदर आ गया। अरशद और मैं बहुत बार अकेले घर पर रह चुके थे, इसलिए मैंने उसको अंदर आने दिया। अरशद ने अम्मा का पूछा। मैंने बताया कि अम्मा अस्पताल गई है। अरशद ने कहा, यार बहुत भूख लगी है, क्या बनाया है? मैंने कहा, बनाया तो कुछ नहीं है, चिप्स बना लेते हैं, तुम आलू छील दो। अरशद बोला, ठीक है, तुम आलू मुझे कमरे में ला दो। मैंने किचन से आलू लिए और धोने के बाद कमरे में गई तो अरशद बेड पर लेटा था। मैंने आलू उसको दिए, वो आलू काटने लग पड़ा। थोड़ी देर बाद बाहर दरवाज़ा ज़ोर ज़ोर से खटखटाया। मैं अरशद को कहा, दरवाज़ा जाके खोलो। वो दरवाज़ा खोलने चला गया। दरवाजे पर अम्मा ही थी। अम्मा अंदर आकर चारपाई पर बैठ गई। मैंने उनसे आंटी जुबैदा के बच्चे का पूछा। फिर अम्मा ने मुझसे पूछा, अरशद को कुछ खिलाया है? तो अरशद ने कहा, आंटी इसने मुझे आम खुला दिए थे। अम्मा ने कहा, चुल्लू अच्छा है। मैं अरशद की तरफ देख के थोड़ा मुस्कुराई और कमरे में चली गई। दूसरे दिन मैं स्कूल गई और जाकर मारिया से मिली। मारिया और मैं एक दूसरे से बहुत हद तक फ्री हो चुकी थी। पेपर्स शुरू हो चुके थे। मेरा पहला पेपर इंग्लिश का था, जो मैंने हसब मामूल 2 घंटों में कर लिया था। मेरी इसकी बहुत अच्छी तैयारी थी। वैसे मेरा मामूल था, मैं पेपर हल करने के बाद भी क्लास में बैठी रहती थी। पर अगले दिन मेरा मैथ का पेपर था तो मैंने सोचा जाकर उसकी तैयारी कर लेती हूँ। मैंने मिस को पेपर दिया और स्कूल से निकल आई। अभी 10 का टाइम हुआ था। मेरा पेपर वैसे 12 बजे ख़त्म होना था। मैं अपने घर की तरफ चल दी। जैसे ही गिल्ली में दाखिल हुई तो मैंने अम्मा को सर रियाज के घर में दाखिल होते देखा। मैं इसी समत वापस अपने घर की तरफ चल दी। अपने घर में दाखिल होते ही मैं अपने कमरे में चली गई। थोड़ी देर बाद दरवाज़ा खटखटाया। मैंने दरवाज़ा खोला तो अम्मा अंदर दाखिल हो गई। अम्मा ने पूछा, पेपर हो गया, आज जल्दी कैसे आ गई? मैंने कहा, अम्मा वो मैंने पेपर जल्दी ख़त्म किया था आज। फिर ऐसे ही बातें करते करते शाम हो गई। शाम को अब्बा जल्दी घर आ गए और अम्मा को बताया, अरशद की अम्मा को की तबीयत ठीक नहीं है, हमको जाना पड़ेगा। अरशद वाले टोबा टेक सिंह में रहते थे। अम्मा बोली, हम कैसे जा सकते हैं, सुबह फौजिया का पेपर है और उसको घर में अकेले भी नहीं छोड़ सकते। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करें, मैं मारिया को बुला लूंगी, हम दोनों मिलकर पेपर्स की तैयारी भी कर लेंगी। अम्मा बोली, मेरा दिल तो नहीं मान रहा पर जाना भी जरूरी है, वरना खानदान वाले बातें बनाएंगे। मैं बोली, अम्मा अब मेरी फिक्र ना करें, आप आराम से जाएं, मैं अभी मारिया को फ़ोन कर देती हूँ। मैं कमरे में चली आई। मैं थोड़ी देर में कमरे से बाहर निकल आई। अम्मा ने पूछा, क्या कहा मारिया ने? मैंने कहा, मारिया का भाई आ जाए, वो उसको छोड़ जाएगा, आप परेशान ना हो। अम्मा का दिल तो नहीं मान रहा था। उन्होंने बहरहाल तैयारी कर ली और साथ साथ मुझे नसीहतें और ताकत करती जा रही थी, जिनको मैं एक कान से सुनकर दूसरे कान से निकालती जा रही थी। थोड़ी देर बाद अबू और अम्मा घर से बस स्टैंड की तरफ चल दिए और मैं तैयार होने लग पड़ी। मेरा इरादा आज सर रियाज से ट्यूशन पढ़ने का था। खूब तैयार होकर शाम 7 बजे का इंतजार करने लग पड़ी। एक तो मुझे ये कन्फर्म करना था कि अम्मा वाले कोच पर बैठ गए हैं, दूसरी वजह ये थी कि सर 6 बजे तक ट्यूशन पढ़ाते थे। थोड़ी देर के बाद अम्मा का फ़ोन आ गया। अम्मा का पहला सवाल मारिया के बारे में था। मैंने झूठ बोल दिया कि मारिया आ गई है, अब परेशान ना हो। फिर अम्मा ने बताया, हम कोच में बैठ गए हैं। अम्मा के फ़ोन बंद होने के बाद मैं शिद्दत से 7 बजने का इंतज़ार करने लग पड़ी। जैसे 7 बजे मैंने थोड़ा इंतज़ार किया कि बाहर थोड़ा अंधेरा हो जाए। जैसे रात की तारीकी बढ़ना शुरू हुई, मैं छत पर आ गई और इसी तरह छत फलांग कर सर के घर में दाखिल हो गई।
सर के घर में चोरी छुपे दाखिल होकर मैं सर की बैठक में आ गई। वहां कोई नहीं था। मैंने समझ लिया सर बेडरूम में होंगे। मैंने बेडरूम के दरवाजे को हल्का सा धक्का दिया तो खिल गया। मैं आहिस्ता से बेडरूम में दाखिल हो गई। सर बेडरूम में नहीं थे। सर शायद वाशरूम में थे, क्योंकि वाशरूम में पानी चलने की आवाजें आ रही थीं। सर बोले, तू मेरे बेडरूम में कैसे दाखिल हुई? बाहर का गेट तो लॉक है। मैं बोली, बस आ गई। और फिर सर और मैं इधर उधर की बातें करने लगे।